अक्टूबर 2023 में गाजा के लोगों के लिए एक दुखद और भयानक अध्याय की शुरुआत हुई। दुनिया ने देखा कि कैसे इस छोटे से इलाके पर, जो 2 मिलियन से ड्रेमेंडरा लोगों का घर है, एक क्रूर संघर्ष शुरू हो गया। 7 अक्टूबर को हुए पहले हमलों के बाद के दिन हिंसा और तबाही के एक लगातार बुरे सपने में बदल गए। जो कभी एक जीवंत लेकिन घिरी हुई जगह थी, वो अब दुख और तबाही का मंजर बन गई। हवा भी टूटी हुई इमारतों की धूल और सब कुछ खो चुके लोगों की खामोश चीखों से भारी हो गई। हर सूरज की किरण एक नए दिन का वादा नहीं लाती थी, बल्कि ये डरावनी अनिश्चितता लाती थी कि युद्ध के इस अंतहीन तूफान में अगला कौन मरेगा। मानवीय कीमत इतनी बढ़ गई है कि इसे समझना, सच कहूं तो, मुश्किल है। ये संख्याएं भले ही सिर्फ कागज पर लिखी हों, पर ये उन पूरी जिंदगियों को दर्शाती हैं जो दुखद रूप से कम उम्र में खत्म हो गई। जब से युद्ध शुरू हुआ है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अब 50,000 फिलिस्तीनियों से ड्रीमिंडरा हो गई है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, यह दुनिया की अंतरात्मा पर एक दाग है। इसका मतलब है कि गाजा की लगभग 2% आबादी खत्म हो गई है। इन नुकसानों का दर्द हर जीवित परिवार में गूंज रहा है, एक लगातार टीस देने वाला दर्द जिसे समय भी नहीं भर सकता। इस संघर्ष ने एक पूरी पीढ़ी को निगल लिया है, पीछे छोड़ गया है दुख और ऐसे सवालों का खालीपन जिनके शायद कभी जवाब नहीं मिलेंगे। मरने वालों में सबसे दिल दहला देने वाला नुकसान बच्चों का है। कम से कम 17,000 मासूम जिंदगियां, जो असीमित पॉसिबिलिटियों और मासूम सपनों से भरी थीं, बुझ गई हैं। ये वो बच्चे थे जिन्हें खेलना पसंद था, जो डॉक्टर, शिक्षक या कलाकार बनने का सपना देखते थे। अब वो खामोश हैं। इसके अलावा रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि सत्यापित मौतों में से लगभग 70% महिलाएं और बच्चे हैं, जो हिंसा के अंधाधुंध स्वभाव का एक विनाशकारी प्रमाण है। समाज की नींव, जो परिवार और समुदाय के बंधनों से बुनी गई थी, को व्यवस्थित रूप से फाड़ दिया गया है, जिससे एक ऐसी पीढ़ी पीछे छूट गई है जो उन भयावहताओं से सदमे में है जिन्हें उन्हें देखने और सहने के लिए मजबूर किया गया है। तबाही केवल इंसानी जिंदगियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन जगहों तक भी फैली हुई है जो कभी गाजा के जीवन को परिभाषित करती थी। घर के जाने पहचाने नजारे और आवाजें अब एक डरावनी खामोशी में बदल गई हैं, जिसे सिर्फ घायल लोगों की चीखें और दूर के धमाकों की गड़गड़ाहट तोड़ती है। लगभग 80% इमारतें क्षतिग्रस्त या पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं, जिससे व्यस्त इलाके वीरान खंडहरों में बदल गए हैं। घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, स्कूल जहां एक उज्जवल भविष्य का वादा था और अस्पताल जहां इलाज होता था, सब मलबे में बदल गए हैं। यह अस्तित्व के खिलाफ एक युद्ध है। यह सिर्फ लोगों को ही नहीं, बल्कि उनकी रिमाइंडरों, उनकी संस्कृति और उनके इतिहास को मिटाने की कोशिश है। कंफर्म हुई मौतों से भी ड्रेमेंड्रा एक और दुखद बात है, लापता लोग। अनुमान है कि 11,000 लोग बस गायब हो गए हैं। उनकी किस्मत का कुछ पता नहीं है। माना जाता है कि वे टूटे फूटे मलबे और कंक्रीट के पहाड़ों के नीचे दबे हुए हैं, जो कभी उनके घर थे। परिवार एक नाजुक, दर्दनाक उम्मीद से चिपके हुए हैं, अपने नंगे हाथों से मलबे को खोद रहे हैं, अपने प्रियजनों का कोई निशान ढूंढ रहे हैं। हर गुजरता दिन बचे हुए लोगों को ढूंढने की उम्मीद कम करता जाता है, फिर भी वे तलाश जारी रखते हैं। इस गंभीर ट्रूथचाई का मतलब है कि हजारों परिवार अंतिम संस्कार नहीं कर पा रहे हैं और वे हमेशा एक अनिश्चित स्थिति में फंसे हुए हैं, हमेशा उस खबर का इंतजार कर रहे हैं जो शायद कभी ना आए। परिवार की अवधारणा, जो फिलिस्तीनी समाज की नींव है, पूरी तरह से तबाह हो गई है। 1200 से ड्रेमेंडरा पूरे परिवार पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। उनके नाम सिविल रजिस्ट्री से मिटा दिए गए हैं। उनकी वंशावली अचानक और हिंसक रूप से समाप्त हो गई है। कल्पना कीजिए, एक परिवार का पेड़ अपनी सभी शाखाओं और पत्तों के साथ अचानक उखड़कर राख हो गया हो। गाजा में बहुत से लोगों के लिए यही ट्रूथचाई है। दादा दादी, माता पिता और बच्चे सब एक ही भयानक पल में खत्म हो गए। कहानियां, परंपराएं और रिमाइंडरें जो पीढ़ियों से चली आ रही थीं, हमेशा के लिए खामोश हो गई। ये नुकसान अथाह है जो फिलिस्तीनी लोगों के सामूहिक दिल में एक गहरा वाउंस छोड़ गया है। गाजा का भौतिक परिदृश्य उसके लोगों के दुख का आईना है, विनाश थोक और व्यवस्थित है। इजरायली सेना का जमीन पर ऑपरेशन, जो अक्टूबर 2023 के अंत में शुरू हुआ, ने पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। पूरे शहर के ब्लॉक्स को जमीन पर गिरा दिया गया है, जिससे एक ऐसी भयानक तस्वीर बन गई है जो पुरानी युद्ध फिल्मों की याद दिलाती है। सिवाय इसके
कि यह उन लोगों के लिए एक भयानक ट्रूथ चाई है जो इसे जी रहे हैं। घनी आबादी वाले नागरिक क्षेत्रों में शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करने से भारी मौतें हुई हैं और अभूतपूर्व स्तर पर विनाश हुआ है। दुनिया यह सब होते हुए देख रही है। फ्लैट हुए अपार्टमेंट इमारतों और गड्ढों वाली सड़कों की तस्वीरें देख रही है। फिर भी विनाश की वास्तविक सीमा को दूर से समझना मुश्किल है। बचे हुए लोगों के लिए जीवन सबसे बुनियादी जरूरतों के लिए एक रोजाना का संघर्ष बन गया है। 90% से ज़्रिमिंडरा आबादी के विस्थापित होने से गाजा के अधिकांश लोग अब बेघर हैं। वे भीड़ भाड़ वाले शेल्टरों में शरण लेते हैं, ऐसे टेंटों में जो मौसम से बहुत कम सुरक्षा देते हैं, या अपने पुराने जीवन के खंडहरों के बीच। रोजमर्रा के काम खत्म हो गए हैं। साफ पानी ढूंढना एक चुनौती है, थोड़े से भोजन का इंतजाम करना एक जीत है, और किसी भी तरह की मेडिकल केयर पाना लगभग नामुमकिन है। जीवन एक कच्चे, हताश अस्तित्व के लिए संघर्ष में सिमट गया है। एक ऐसी जमीन पर लगातार डर और अनिश्चितता की स्थिति है जो अब घर जैसा नहीं लगता। जंग के इस माहौल में जर्नलिस्ट्स दुनिया की आंखें और कान होते हैं, जो सच को सामने लाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। फिर भी इस टकराव में वे खुद टारगेट बन गए हैं। यह जंग जर्नलिस्ट्स के लिए अब तक का सबसे खतरनाक दौर बन गया है। अक्टूबर 2023 से कम 185 जर्नलिस्ट्स और मीडिया वर्कर्स मारे गए हैं, जिनमें से ज़्रिमिंडरातर फिलिस्तीनी थे। ये बहादुर महिलाएं और पुरुष थे जिन्होंने अपनी प्रेस वेस्ट को कवच के तौर पर नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के प्रति कमिटमेंट के तौर पर पहना था। उन्हें तब मारा गया जब वे फिल्मिंग कर रहे थे, हॉस्पिटल्स से रिपोर्टिंग कर रहे थे, या बस अपने घरों में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मौतें सिर्फ उनके परिवारों के लिए त्रासदी नहीं है, बल्कि प्रेस की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। जर्नलिस्ट्स को टारगेट करना एक सोची समझी रणनीति लगती है, एक ऐसा सच जिसे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशंस ने उजागर किया है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स ने कम से कम 17 जर्नलिस्ट्स की मौतों को हत्या करार दिया है, यह दावा करते हुए कि उन्हें इजरायली फोर्सेस ने सीधे टारगेट किया था। यह इंटरनेशनल लॉ के तहत एक युद्ध अपराध है। 5 जून 2025 को हुए ड्रोन स्ट्राइक जैसी घटनाएं, जिसमें अल अहली बैप्टिस्ट हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर 3 जर्नलिस्ट्स मारे गए थे, इन हमलों की भयानक सटीकता को दर्शाती है। जब कहानी बताने वाले लोगों को चुप करा दिया जाता है, तो कहानी खुद ही खो जाने के खतरे में होती है, और अत्याचार करने वाले लोग जांच की कमी से बेखौफ हो जाते हैं। खतरा सिर्फ जानलेवा हमलों तक ही सीमित नहीं है। 113 से ज़्रिमिंडरा जर्नलिस्ट्स घायल हुए हैं, जिनमें से कई को जिंदगी भर के लिए बदल देने वाले वाउंड्स मिले हैं। दर्जनों और गिरफ्तार किए गए हैं। उनके इक्विपमेंट को नष्ट कर दिया गया है और उनके परिवारों को धमकी दी गई है। उन्होंने अपने सहयोगियों और परिवार के सदस्यों के नुकसान के बावजूद रिपोर्टिंग की है, जो हीरोइज्म से कम नहीं है। अल जजीरा के एक जर्नलिस्ट अहमद अल-लौह दिसंबर 2024 में इजरायली स्ट्राइक में मारे गए थे, जो इस बात की एक साफ याद दिलाता है कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये लगातार हमले डर का माहौल पैदा करते हैं, जिससे जर्नलिस्ट्स के लिए आजादी और सेफ्टी से काम करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे अंदर से ही एक मीडिया ब्लैकआउट हो जाता है। प्रेस को चुप कराने का एक साफ मकसद है नैरेटिव को कंट्रोल करना। ग्राउंड पर आवाजों को खत्म करके इजरायली मिलिट्री कम जवाबदेही के साथ काम कर सकती है। जर्नलिस्ट्स के बिना अहमद बिन अब्दुल अजीज स्कूल पर हुए स्ट्राइक जैसी घटनाओं को डॉक्यूमेंट करने के लिए, जिसमें कम से कम 20 विस्थापित लोग मारे गए थे, ये त्रासदी दुनिया की नजरों से ओझल हो सकती है। गाजा की कहानी जबरदस्त पीड़ा और लचीलेपन की है, लेकिन यह एक ऐसी कहानी भी है जिसे कुछ ताकतें एक्टिवली दबाने की कोशिश कर रही हैं। उन जर्नलिस्ट्स का साहस जो इतने बड़े खतरों के बावजूद रिपोर्टिंग करना जारी रखते हैं, वही सच और चुप्पी की दीवार के बीच खड़ा है। इतने गहरे अंधेरे के बावजूद फलस्तीनी लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। इतने बड़े नुकसान और तबाही के सामने भी उनमें एक मजबूत जुझारूपन बना हुआ है। यह उन डॉक्टरों और नर्सों में दिखता है जो बमबारी से तबाह हुए अस्पतालों में भी इंजर्डों का इलाज कर रहे हैं, उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान बचा है उसी का इस्तेमाल करके। यह उन स्वयंसेवकों में दिखता है जो मलबे में से बचे हुए लोगों को ढूंढ रहे हैं और उम्मीद नहीं छोड़ रहे हैं। यह उन माओं में दिखता है जो युद्ध की आवाजों से अपने बच्चों का ध्यान हटाने के लिए नए नए खेल बनाती है।
ये अटूट इंसानियत उन लोगों की निशानी है जो सिर्फ अपने दुख से पहचाने जाने से इनकार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब हरकत में आ गया है और जवाबदेही की मांगें तेज हो रही हैं। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जस्टिसालय के अभियोजक ने दोनों पक्षों के नेताओं के खिलाफ कथित युद्ध क्राइमियों और मानवता के खिलाफ क्राइमियों के लिए अरेस्टडी वारंट जारी करने की मांग की। हालांकि न्याय एक धीमी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन ये कदम इस बात की जरूरी स्वीकृति है कि दुनिया देख रही है और मनमानी हमेशा नहीं चलेगी। ये कानूनी कदम पीड़ितों को थोड़ी उम्मीद देते हैं कि उनका दुख बेकार नहीं गया और एक दिन जिम्मेदार लोगों को उनके वर्कों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा, जिससे एक उचित समाधान की नींव पड़ेगी। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा है, फिर भी शांति का सपना बना हुआ है। अंतिम लक्ष्य केवल लड़ाई खत्म करना नहीं होना चाहिए, यह एक नए भविष्य की शुरुआत होनी चाहिए। इस भविष्य को सभी के लिए न्याय, समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों पर बनाया जाना चाहिए। इसके लिए एक राजनीतिक समाधान की जरूरत है जो संघर्ष के मूल कारणों को दूर करे, जिसमें दशकों पुराना कब्जा और नाकेबंदी भी शामिल है। फिलिस्तीन के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार है, अपनी जमीन पर आजादी और सुरक्षा से रहने का और हिंसा के लगातार खतरे के बिना अपने जीवन को फिर से बनाने का अधिकार है। गाजा का पुनर्निर्माण एक बहुत बड़ा काम होगा, जिसके लिए दया और प्रतिबद्धता के वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी। ये केवल इमारतों के पुनर्निर्माण के बारे में नहीं है, बल्कि सदमे से ग्रस्त एक पीढ़ी को ठीक करने के बारे में है। ये स्कूलों, अस्पतालों और घरों को बहाल करने के बारे में है, लेकिन यह उम्मीद जगाने और सामान्य जीवन की भावना को फिर से बनाने के बारे में भी है। गाजा के बच्चों को ऐसा भविष्य मिलना चाहिए जहां उनके खेल के मैदान कब्रिस्तान न हो और उनके आसमान ड्रोन से भरे न हो। यह सफर लंबा होगा, लेकिन अटूट अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और फिलिस्तीनी लोगों की अटूट भावना के साथ फिलिस्तीन के लिए एक नई सुबह सिर्फ एक उम्मीद नहीं, बल्कि एक ऐसी संभावना है जिसके लिए लड़ना जरूरी है।